तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम कैसे वर्क करता है। देखिए, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में ऐसा कुछ कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डेटा फाइल में लेके स्टोर कर सकता है, क्योंकि फाइल में डेटा ले जाने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ तो हमें करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। बट बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम ऐसा कह सकते हो कि वो फाइल इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए है, या किसी भी स्ट्रीम के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए है। स्ट्रीम क्लासेस फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज्ड हैं, एक होता है लो लेवल स्ट्रीम, एक होता है हाई लेवल स्ट्रीम। तो जो लो लेवल स्ट्रीम होता है ना, वो डायरेक्टली किसी आईओ डिवाइसेस से कनेक्ट है। जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है वो लो लेवल स्ट्रीम है, क्योंकि वो फाइल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और हाई लेवल स्ट्रीम जो होते हैं वो किसी भी आईओ रिसोर्सेज से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं। जैसे बाइट एरे हो गया, जैसे बफर्ड हो गया, जैसे फिल्टर्ड हो गया, ये सब किसी भी आईओ डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, किसी भी आईओ डिवाइसेस से। तो ये बेसिकली लो लेवल स्ट्रीम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये वही वाला काम यहाँ पे होगा बेसिकली। तो स्ट्रीम क्लासेस लॉजिकली दो पार्ट में कैटेगराइज हैं, लॉजिकल कैटेगराइजेशन, एक्चुअल नहीं कि लो लेवल और हाई लेवल, ठीक है। ये हमने ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया, और फिर हमने यहाँ से लगाया भाई बाइट बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब जो हमारा बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम है, यहाँ से जाके इसका अटैच्ड डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन तो इसके साथ होगा ही होगा, ठीक है। तो बाइट आउटपुट स्ट्रीम जो होता है ये क्या करता है, लिखिए क्रिएट अ न्यू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, द बफर कैपेसिटी इज 32 बाइट्स एंड इंक्रीज इफ नेसेसरी, है ना। साइज अपने आप बढ़ भी जाता है, यानी कि ये 32 बाइट का एक एरे बनाता है मेमोरी में, और जब ज़रूरत होता है बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में आप अपना साइज़ दे सकते हो, ठीक है। बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डेटा डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ना, फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ये फाइल और ये डेटा, ये सब तो होगा ही होगा। तो ये सारा चीज़ जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमारा वही है, फाइल का नाम हमारा वही है, डेटा हमारा वही है, ये सब हटा ही देते हैं। गेट बाइट्स मेथड चलाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम पहले क्या करते थे, राइट मेथड किस पे कॉल कर रहे थे, फाइल पे। हम पहले राइट मेथड किस पे चलाते थे, फाइल पे। अब हम फाइल पे राइट मेथड नहीं चलाएंगे, समझिएगा। अब हम बाइट एरे पे राइट मेथड चलाएंगे, नहीं तो फिर वही प्रोग्राम नहीं हो जाएगा मिला जुला के। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम डॉट, और यहाँ पे एक मेथड होता है राइट टू, ठीक है। राइट मेथड भी और राइट टू भी मेथड है, ठीक है। तो ओके, एक मेथड है राइट और एक मेथड है राइट टू। तो पहले हम चला देंगे राइट मेथड, ठीक है। और इस राइट मेथड में ये पूरा बाइट टाइप का जो डेटा है वो पहुंचा देंगे बफर, मतलब बाइट एरे में, समझ रहे हो। मतलब अब हमने राइट ऑपरेशन किस पे करा, फाइल में नहीं करा, इस फाइल पे राइट ऑपरेशन नहीं करा, हमने बाइट एरे पे राइट ऑपरेशन करा। तो ये सारा डेटा, ये समझ लो ये वही है, छोटा हाथी है, ट्रक है, जिसमें सारा सामान घोड़ी बछेड़ा से लद चुका है, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में ये पूरा लूप चलाने की ज़रूरत है भी नहीं वैसे, क्योंकि ये पूरा एरे भी ले लेता है डायरेक्टली। तो एरे भी ऐसे भेज सकते हो, बात वही है, इंटरनली तो वही यूज करेगा। मैं हटा देता हूँ इसीलिए लूप से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और उसके बाद लास्ट में मेथड में चला देता हूँ डॉट राइट टू मेथड, ठीक है ना, WRIT, राइट टू।
राइट टू में ये देखो, राइट टू मेथड किस टाइप का पैरामीटर लेता है जरा देखिएगा। ऐसा देखिए आप, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए किस टाइप का पैरामीटर ले रहा है, ये किस टाइप का पैरामीटर ले रहा है? एरे, बाइट एरे। राइट टू मेथड किस टाइप का आउटपुट पैरामीटर? स्ट्रीम सर, आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर ले रहा है, समझे समझे सुमित? आउटपुट हाँ जी स्ट्रीम सर, टाइप हाँ का जी सर। पैरामीटर ले रहा है। आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, कैसी क्लास है आउटपुट स्ट्रीम? बताओगे आउटपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में 2 शब्द बोलोगे सुमित? सर फाइल हो गया ना सारा, तो यही तो हो अरे गया रुको आउटपुट। भाई, खुद बोलते हो। हैं सुमित, आउटपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में बताओगे 2 शब्द? नहीं बताएगा, तुम ही बताओ परवेज, बोलो। अब नहीं बोलोगे? सर आउटपुट स्ट्रीम, सर वो स्ट्रीम क्लास जितना भी आता है ना सर, स्ट्रीम क्लास में अब्स्ट्रैक्ट क्लास का जितना भी जैसे कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम हो गया, एरे बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम हो गया, और 1-2 क्लास है ना, वो सारा टाइप का पैरामीटर लेगा सर। मैं यही सोचता हूँ कि इससे कुछ भी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तो करेक्ट नहीं बताएगा, घुमाएगा इधर उधर, ये होता है वो होता है ऐसा होता है। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या है, और आउटपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में बताओ। तो आउटपुट स्ट्रीम क्लास सारे बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लास की, सारे बाइट ओरिएंटेड आउटपुट स्ट्रीम क्लास की पेरेंट क्लास है, समझे? कल मैंने जब स्ट्रीम पढ़ाया था तो 2 बताया था, एक होता है बाइट स्ट्रीम, एक होता है कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम के अंदर 2 टॉप मोस्ट क्लासेस, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। तो वही तो आउटपुट स्ट्रीम है ये। तो आउटपुट स्ट्रीम जितने भी बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स होते हैं उन सारे बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस का पेरेंट क्लास है, और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये। इसके अंदर इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं वो सब हमारे क्या नाम है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम है, मतलब बहुत सारी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं। ठीक है, बस यही इतना बोलना था, बाकी नहीं बोलना था। बाकी बोलोगे तो फंस जाओगे। टू द पॉइंट बताओ, ऐसा ऐसा आंसर दिया करो कि बिल्कुल एकदम लेमैन को भी समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो आउटपुट स्ट्रीम एक बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस का है ना, बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस का। कल मैंने आपको बताया ना 2 स्ट्रीम होती है, बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम। तो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम का मतलब जो बाइट को सपोर्ट करे। तो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस का पेरेंट क्लास है और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, ठीक है? तो किसी मेथड में अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप का पैरामीटर जा रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। मतलब इस राइट टू मेथड में आप फाइल का ऑब्जेक्ट, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, मतलब किसी का भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए मैं इसके अंदर आपके बाइट फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर पास कर दूंगा, ठीक है? तो पहले हमने ये ट्रक में भरा सारा सामान और पूरे सामान को उठा के उसके घर पहुंचा दिया, ये समझे? तो ये सारा डेटा बाइट के पास आ गया और बाइट से सारा डेटा फाइल पे पहुंच गया, परफॉर्मेंस बढ़ गया। अब इसी एप्लीकेशन को चलाओगे तो इसमें देख रहे हो, इसमें ज़रा ध्यान से देखना, डिजिट ही कम हो गया एक। पहले कितने थे? 7 डिजिट आता था, इस बार कितने डिजिट आए हैं? ओनली 5 डिजिट, ठीक है? तो यानी कि इसको राइट करने में और कम टाइम लगा, 0.00068 नैनो सेकेंड लगा। डेटा वही है, ठीक है? दोबारा चला लो, दोबारा चलाए तो बड़ा ज़्यादा टाइम लग गया यार। अच्छा, हो सकता प्रोसेसर बिजी रहा हो। तो ये कितना आया? 3 और 3 6 डिजिट आया है, ठीक है? मतलब फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है। फिर से देखो, वही आ गया। कोई कुछ बोल रहा है भाई?
कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर मन वगैरह सर पंचर हो गया होगा उसमें ट्रक में। क्या? टायर वायर पंचर। आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा है कुलदीप। ठीक है, समझ में आया सबको? बोलो भाई। यस सर। ठीक, हाँ बताओ, आवाज आ रही है, क्या पूछ रहे हो? सर पूछना था सर मैं, मतलब सर जब टाइम ज्यादा आया ना तो मैंने कह रहा पंचर पंचर हो गया होगा टायर वायर में। पिंचर पिंचर उंचर ना अरे वो टाइम थोड़ा बहुत ये है कि परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा बेटर हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ और बताऊं क्या फ़ायदा है, जैसे मान लो कि मैंने 2 फाइल के ऑब्जेक्ट्स बना दिए, 2 फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बना दिए। एक फाइल का नाम रख दिया मैंने डॉक फाइल और एक का रख दिया डॉक फाइल 1। अब यही डेटा 2 फाइल में मुझे लेके जाना है, तो बस मैं 2 बार ऑब्जेक्ट बना के वही एक ही डेटा को 2 जगह भेज सकता हूँ। तो यही मेरा सिंगल डेटा 2-2 फाइल में जाके राइट हो जाएगा। अब 2 जगह जब जाएगा तो ये टाइम तो लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हो? अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो माई डॉक फाइल 1 जो है, इसमें एक बार क्या डेटा है और एक बार क्या डेटा है। ये देखो माई डॉक फाइल, अच्छा और ये है माई डॉक फाइल 1। ठीक है, दोनों में सेम डेटा है। तो एक ही डेटा 2-2 फाइल में मतलब जाके स्टोर कराया जा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मतलब बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है ना, वो मेमोरी में एक बफर बना रहा है, जिसके अंदर हमने क्या करा, एक डेटा राइट करा और इस पर राइट टू मेथड चला के इस पूरे डेटा को अलग अलग फाइल में भेज दिया। अच्छा, जिस तरह से ये मैंने बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम चलाया, ऐसे मैं बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम भी चला रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, ये बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम हो गया। अच्छा, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम जो हमारी क्लास है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर देखते हैं क्या क्या वैल्यू लेता है, क्योंकि इसका डॉक निकालना पड़ेगा। 1 मिनट देखूँ, ये डॉक इसको बंद कर देते हैं। ये डॉक है ना, तो इसमें इसको हटाते हैं और ओनली आईओ लिख के एंटर मारते हैं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट क्लासेस का ये निकालेगा। ठीक है, तो बाप रे बाप, इतने पैकेज, इतने क्लास। तो बाइट एरे आप लोगों को भी दिखेगा तो बताना यार कहीं। कितनी सही, कहाँ आयु किस में मैं पहुंच गया। ये मैंने ये जावा डॉट ये मैं पूरा उसमें पहुंच चुका हूँ। क्लासेस पैकेजेस दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे। ये आईओ पे क्लिक करूँगा तो आईओ वाले दिखेंगे। ठीक है, तो आईओ के क्लासेस और आईओ के इंटरफेसेस। तो आप ओरेकल की वेबसाइट पे पहुंच गए सर। हाँ, सर ये रहा बाइट, सर ये रहा ऊपर बाइट एरे। कोई दिक्कत नहीं है, ये है बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम के अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है, ये देखिए, ये बफर यानी कि बफर मांगता है। ठीक है, और एक बफर के साथ ऑफसेट और लेंथ मांगता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाइट टाइप का बफर कहाँ से डालेंगे। समस्या तो इसी बात की है ना।
बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और यहाँ बाइट टाइप का क्रिएट्स अ बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम विद बफर एक मिनट an array of byte that provided by the creator of the stream। ठीक है, तो मैं एक ब्लैंक बाइट टाइप का एरे बना के डाल दूं, क्योंकि अगर बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, या तो मैं बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम पे मेथड चलाऊं, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम पे मेथड चलाऊंगा मैं डॉट, इस पे क्या मेथड चला सकता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड चलाऊंगा और गेट टू बाइट एरे, जिसे बाइट टाइप का एरे मिल जाएगा। ठीक है, और बाइट एरे को बी वेरिएबल में यहाँ पे हमने होल्ड कर लिया है ना, या बी ए लिख दिया हमने, और ये वेरिएबल उठा के इस बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम को दे दिया। समझे? तो यही बाइट टाइप का एरे इसको चाहिए था, जिसको मैंने यहाँ पे पास करा दिया। और फिर बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम के ऊपर वही मेथड चला देंगे रीड वाला। ठीक है, वाइल लूप चला देंगे, यहाँ से वाइल लूप चला देंगे, कंडीशन दे देंगे। मतलब कहने का ओवरऑल है, ये जो लॉजिक लिखा हुआ है रीड वाला, इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। बस बात यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यही हो जाएगी कि पहले रीड फाइल पे चलता था, अब ये बाइट एरे पे चलेगा रीड। एंड ऑफ फाइल तक ये डेटा हमें रीड करके दे देगा। ठीक है, बोलो भाई। तो इस तरह से बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम मतलब क्लास काम करती है। इसको हमें बाइट टाइप का एरे उठा के देना पड़ता है और उस बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम से ये डेटा एक एक करके हमें दे देगा। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत? सर ये क्यों लगाया है आपने बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम डॉट टू बाइट एरे? क्योंकि आउटपुट स्ट्रीम से मैंने बाइट टाइप का एरे इसलिए निकाल लिया क्योंकि जो बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम है वो बाइट टाइप का एरे मुझसे मांग रहा था, तो बाइट टाइप का एरे उठा के इसको दे दिया वही, और फिर ये बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम बना। इसको चाहिए था ना, कहाँ से देते? तो जो आउटपुट स्ट्रीम है उसी का मेथड चला के इसको एरे दे दिया हमने। सर बाइट टाइप कर सर यार ऊपर भी हैगा जरा। नहीं, वो तो हमारा स्ट्रिंग था जो हम बाइट्स में हमने कन्वर्ट करा था, लेकिन मैंने इससे कन्वर्ट करके डाल दिया। वो भी डाल सकते थे, कोई भी डाल सकते थे, आप कोई भी दे दो, लेकिन मैं फाइल से निकालना चाह रहा था ना। जो मेरी फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, मान लो ये फाइल पड़ी हुई है केवल, तो उस फाइल से नहीं निकालना चाह रहा था। ऐसा कहानी था। अब आपका यहाँ क्वेश्चन होगा कि सर मेरे पास तो दो फाइल था, एक फाइल doc1 था और एक डॉक था, तो ये कौन से फाइल से डेटा लेके आ रहा है? तो इसका आंसर ये होगा कि हम जो डेटा निकाल रहे हैं वो बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम से निकाल रहे हैं, ना कि फाइल से निकाल रहे हैं। तो हमने डेटा राइट कितने बार करा है बाइट एरे पे? एक बार किया है, तो इसलिए डेटा इसके पास कितने बार गया है? एक ही बार। तो जैसे हमने गाड़ी में आइटम्स तो एक ही बार लोड करा, और फिर गाड़ी में से अगर हम आइटम निकालेंगे तो एक ही बार मिलेगा। अब उसको हमने दो घर में उठा के फेंक दिया, एक कॉपी एक घर में दे दी, एक फोटो कॉपी करा के एक जगह दे दिया, एक दूसरे जगह दे दिया, तो वो तो अलग अलग बात है। लेकिन जो डेटा आएगा वो यहीं से आएगा, तो इसलिए इसी पे मेथड हमने चलाया और गेट कर लिया। बाकी अगर आपको पता है कि यही डेटा है तो यही बाइट टाइप का एरे उठा के दे दो, वो आपकी इच्छा है। बताइए,
ठीक है ओके सर। तो ये हमारा बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम है। और इसके बाद जो हमारी क्लास आ जाती है वो आ जाती है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। मतलब कहीं ना कहीं बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम अगेन, मतलब कह सकते हो कि ये बाइट टाइप के एरे में तो डेटा ले जाते हैं, रीड राइट करते हैं, लेकिन ये मेमोरी में एक बफर ही तो बनाते हैं। जैसे अगर आपने अभी डॉक देखा था तो जो बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम क्लास था, और ये देखो यहाँ पे बफर करके लिखा भी है वेरिएबल, तो जो बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम क्लास था, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम ये था ना, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो कितने साइज का बफर बना रहा था, यहाँ पे लिखा भी था कि ये इतनी साइज का कंस्ट्रक्ट करता है। 32 क्रिएट्स अ बाइट, नहीं ये तो इनपुट स्ट्रीम है ना, आउटपुट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं। तो आउटपुट स्ट्रीम जो है वो मेमोरी में कितने साइज का बफर बना रहा था, वो हमारा बना रहा था 32 बाइट्स का बफर। ठीक है, 32 बाइट्स का बफर बना रहा था। ठीक है, 32 बाइट्स का बफर बना रहा था। तो अब और ये जब ज़रूरत हो रहा था तो अपने हिसाब से इंक्रीज़ भी कर लेता, आप चाहते तो वो बफर की साइज़ दे सकते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बफर हमारा सही है, लेकिन बफर का साइज भी आप पास कर सकते हो, और जितना ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से ये बढ़ भी सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना हमारा बफर्ड है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। फर्दर जो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, ये भी वही सेम काम करते हैं। जैसे ये बाइट टाइप के एरे में डेटा रीड राइट करता है, ये भी मेमोरी के अंदर एक बफर बनाता है। ये भी एक हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम है। क्रिएट ए न्यू बफर आउटपुट स्ट्रीम टू राइट द डेटा टू द स्पेसिफाइड लाइक अंडरलाइंग आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसे समझ लो। जैसे बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम है, तो इसके कंस्ट्रक्टर में आप किसी लो लेवल की स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम में डायरेक्ट आउटपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर जा रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर किसी लो लेवल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पास करा जा सकता है। यहाँ पे 2 स्टेप का प्रोसेस हो रहा था। एक, पहले आप पहले सारा गाड़ी मतलब सारा सामान इस गाड़ी में लोड कर रहे थे, है ना, और फिर उसके बाद इस गाड़ी से कह रहे थे भैया चलो आगे, है ना। तो यानी कि सारा डेटा आपने राइट करा इस बाइट एरे में, और फिर बाइट एरे को बोला कि भैया यहाँ पे ले आके फाइल में डेटा भेज दो। ठीक है, 2 बार इसको बोलना पड़ रहा है, पहले इस पे राइट करो फिर इस पे राइट करो, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्या कहता है? बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम कहता है कि नहीं, मेरे कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली उस फाइल का रेफरेंस डाल दो और मेरे ऊपर डेटा राइट करो डायरेक्ट, और मैं सीधे ही डेटा फाइल में पहुंचा दूंगा। तो मतलब इसकी भी कहानी वैसे ही है जैसे बफर ही बनाता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, सेम उसी तरह का ही डायग्राम बनेगा कि ये हो गया जावा का प्रोग्राम, ये हो गया बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, और ये हो गया हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और ये हो गया हमारा फाइल। ठीक है, तो इतना लाइन हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो अब अगर हम किसी जावा के प्रोग्राम से डेटा राइट कराना है, तो हम डायरेक्टली डेटा कहाँ पे राइट कराएंगे? इस बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली राइट कराएंगे। और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के पास किसका रेफरेंस होगा? बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दे देंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का रेफरेंस, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का रेफरेंस। और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के रेफरेंस में किसका ऑब्जेक्ट होगा? इस फाइल का लोकेशन होगा। ठीक है, तो अब हमें जो डेटा राइट कराना है वो डायरेक्टली हमें राइट कराना है किस पे? बफर्ड पे। और बफर्ड के कंस्ट्रक्टर में रेफरेंस किसका होगा? फाइल का। और फाइल से डेटा कहाँ पहुँच जाएगी? फाइल आउटपुट स्ट्रीम के पास से डेटा कहाँ पहुँच जाएगी? फाइल में। तो ये जो बफर है यही हमारे काम को थोड़ा सा आसान कर दे रहा है, समझ रहे हो? मतलब ऐसे समझ लो कि 2 स्टेप का जो प्रोसेस होता था वो हमारा बच गया। मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा है कि सारा सामान निकाल के बगल में, गाड़ी के बगल में आप रख दे रहे हो, और फिर वहाँ से उठा के वो सारा आइटम गाड़ी में डाला आपने और फिर वो चला गया। और यहाँ पे क्या है
यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि सारा सामान एक साथ गाड़ी में ही लोड हो चुका है, सारा रेफरेंस है यहाँ पे। परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा बेटर होगा। आप देखो ना, एक बार राइट चला रहे हो, एक बार राइट 2 चला रहे हो, बफर्ड में क्या होगा। आप इसी प्रोग्राम में भी बना सकते हो, अलग से भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है, क्योंकि प्रोग्राम तो एक ही होगा ना। न्यू करके आप यहाँ से क्लास बना लीजिए बफर्ड डेमो, ठीक है, बफर्ड डेमो। तो कुछ नया चीज़ नहीं है ये बफर्ड डेमो क्लास बनाया, ठीक है। क्लास बना के हमने क्या किया, ये जो बाइट एरे वाला प्रोग्राम था ना, पूरा बाइट एरे वाला प्रोग्राम, ये पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया और बफर डेमो में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने पहले बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बना दिया, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ फाइल आउटपुट स्ट्रीम में फाइल का रेफरेंस है, ठीक है, यहाँ से हटा दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक कहानी है कि आपको ये फाइल पहले बनानी पड़ेगी, तो पहले फाइल बनाओ और फाइल के ऑब्जेक्ट को इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पास कर दो, ठीक है, ठीक है। अब इसमें या तो एक फाइल जा सकती, एक ही फाइल जा सकती है मेरे ख्याल से, उसके कंस्ट्रक्टर में देखना पड़ेगा, हाँ एक ही फाइल जा सकती है, और फाइल के साथ साइज भी भेज सकते हो, 2 कंस्ट्रक्टर है इसके पास, ठीक है। ये 2 लाइन को मैं एक लाइन में भी तोड़ सकता हूँ, ये इतना उठा के इसके अंदर डाल सकता हूँ, समझ रहे हो ना, ये इतना उठा के इसके अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है, बात एक ही है। पहले क्या कर रहे थे, 2 मेथड, एक बार राइट एक राइट टू वाला आपको नहीं चलाना है, हटाओ। अब आपको अपने बफर्ड, और इसका नाम बफर्ड रखो ना, बफर्ड आउटपुट है ना, बफर्ड। इस बफर्ड पे अब आप क्या चलाएंगे, बफर्ड पे आप राइट मेथड चलाएंगे, तो ये सारा डेटा एक ही साथ, ये सारा डेटा इस बफर में गया और बफर से अपने आप फाइल में पहुंच जाएगा, अलग से कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं चलाना है। स्टार्ट टाइम इन टाइम देख के आप परफॉर्मेंस, और थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बना दिया इन्होंने तो क्या करें हम, हमारी तो कोई गलती है नहीं, ठीक है। बाकी इसी तरह से जैसे ये काम कर रहा है ना, ऐसे ही अब आपको क्या करना चाहिए, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम की तरह हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम चलाएंगे हम, ठीक है, फाइल, एक मिनट, फाइल इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे हमने लिख दिया फाइल इनपुट स्ट्रीम। इसको तो फाइल का लोकेशन पता ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जहाँ बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम लिखे हो, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम आ जाएगा, ठीक है। और फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बफर्ड के कंस्ट्रक्टर में पहुंच जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप जो डेटा रीड करने जाओगे वो बफर पे करोगे, ना कि फाइल पे, और बफर से अपने आप डेटा फाइल से आयता चला जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका बफर्ड की कहानी, कुछ भी नहीं है, आसान है। बाकी सारा चीज़ वही है, रीड राइट यहाँ पे भी होगा, माय नेम इज खान, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। अब इसका परफॉर्मेंस देख लो भैया, और एकदम ज़बरदस्त है, 5 डिजिट का है, लेकिन यहाँ पे मुझे याद है कि वहाँ पे 2 करके आया था, 0.0002, यहाँ 0.0001 करके आ रहा है, समझ रहे हो, मतलब 4 0 लगा के 1 आ रहा है, तो टाइम और बढ़ गया और परफॉर्मेंस बेटर हो गया, मतलब टाइम बढ़ने का घट गया, मतलब बोलो परफॉर्मेंस और बेटर हो गया। तो यही होता है भैया बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफरिंग की फैसिलिटी दे देता है, ठीक है। ये भी एक हाई लेवल की स्ट्रीम है, जिसमें हमने बहुत सारा डेटा एक साथ बफर में डाला और उस बफर को भेज दिया, बफर पे रीड करा दिया, बफर पे राइट करा दिया, मतलब जो भी काम करना है बफर पे करना है। अब बफर की जिम्मेदारी है कि वो डेटा फाइल में कैसे लेके जाना है। अब इसका मतलब ये है कि बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर में जो डेटा पैरामीटर था आउटपुट स्ट्रीम टाइप का था, तो आप चाहें तो किसी भी आउटपुट स्ट्रीम का रेफरेंस यहाँ भेज सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे चाहें तो आप इसको आउटपुट स्ट्रीम में भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फाइल आउटपुट स्ट्रीम का चाइल्ड है, तो ऐसे भी भेज सकते हैं। अच्छा, लास्ट में एक काम और ज़रूर करना चाहिए, ये जो बफर वफर होता है ना, इसको क्लोज़ कर देना चाहिए। कई बारी दिक्कत आ जाती है कि आपको जो डेटा है वो आपको नहीं मिल पाता है, तो बफर डॉट क्लोज और बफर डॉट फ्लश करके और इसको फाइनली के अंदर चला देना चाहिए। ठीक है, फाइनली, ताकि ये चल ही जाए, चाहे एक्सेप्शन आ भी जाए तो ये चल ही जाए। फ्लश मेथड होता है, तो बफर का एक मेथड होता है, इनपुट स्ट्रीम पे क्लोज मेथड चला दीजिए, इससे इनपुट स्ट्रीम क्लोज हो जाती है। अब ये सब क्लोज अभी नहीं हो पाएंगे, रीज़न बीइंग क्योंकि इनको हमें क्लास लेवल पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब जैसे मैंने बफर्ड को, मैं एक को कर दे रहा हूँ बस, बफर्ड को यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू करके नल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और इस बफर्ड पे हमने मेथड चला देंगे क्लोज, इसी पे हम मेथड चला देंगे फ्लश। अब फ्लश तो समझ ही रहे हो, जो आप घरों में भी यूज करते होगे। ठीक है, तो फ्लश मेथड चला के, फ्लश मेथड क्या करता है, फ्लश मेथड ऐसा करता है कि जैसे बफर्ड के पास किसका रेफरेंस है, फाइल का, तो कई बारी डेटा बफर में ही रह जाती, फाइल तक नहीं पहुंचती है, तो फ्लश कराने से वो डेटा, सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। जैसे वॉशरूम का फ्लश आप दबा देते हो, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, और इसके बाद इसको कर दीजिए क्लोज, बफर हमारा क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, तो कर देना चाहिए, ये जब नेटवर्क पे ऑपरेशन करते हो तो ये करना ही चाहिए, नहीं तो कई बार डेटा आपका फाइल में, ऑपरेशन तो सब कुछ करोगे सही, डेटा फाइल में पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी है भैया। बोलो भाई। सर, जैसे हम लोग ऑनलाइन बिल जमा करते हैं, मैं एयरटेल का बिल जमा करता हूँ, हाँ, तो उसमें जो बिल बन के आता है तो वो ऐसे ही बनाते होंगे, इसी टाइप का कुछ मैकेनिज्म लगता होगा। बिल में इसका मैकेनिज्म कैसे, मैं नहीं समझा मैं। जैसे ऑनलाइन बिल बन के आता है, उसमें मतलब उसको मैं प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो फाइल बन के आती है, पीडीएफ या डॉक। हाँ, इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट तो वहाँ पे भी होता है यूज, लेकिन वो हाँ कुछ ऐसा होता है कि वो आपका एक फाइल बना देता है, फाइल जनरेट करके आपको देता है, मतलब इनपुट आउटपुट वहाँ पे भी यूज होता है कहीं ना कहीं। तो भैया देखो, इस तरह से जितनी भी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस हैं, कुछ इसमें दम नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक को पढ़ना टफ है, बस बाकी को पढ़ना आसान है। एक को पढ़ा, बाकी सब समझ में आ गया। अच्छा, ये बफर्ड है, ये बाइट है, और ये आपका फाइल है। 3 तरह के स्ट्रीम खत्म हो गए, और इनपुट आउटपुट दोनों खत्म हो गए, हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अब आपको क्या सिखाना है, अब आपको मान लो डेटा लाइन बाय लाइन रीड कराना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कराना है, किसी और फॉर्म में कराना है, इंटीजर में कराना है। तो अब हमारे पास एक होता है डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम, उसको आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं करेंगे तो मैं बताऊंगा। वो क्या करता है, डेटा इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम जो है, वो कहता है कि किसी भी फॉर्म में मैं डेटा रीड राइट करा सकता हूँ। अभी तो बाइट बाय बाइट हो रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करा सकता है, लाइन बाय लाइन करा सकता है, स्ट्रिंग फॉर्म में कर सकता है, यूटीएफ में कर सकता है, किसी फॉर्म में रीड राइट करा सकता है। शायद राइट लाइन मेथड उसके पास नहीं है, बट रीड लाइन मेथड है, जिससे वो पूरी लाइन की लाइन ही रीड कर सकता है। समझे, ये कहानी है। तो डेटा वाले को आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं करोगे तो मैं बताऊंगा ही। प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है, तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास जो होती है वो आपका एक आउटपुट स्ट्रीम क्लास है अगेन। तो डेटा जैसे आप चलाओगे वैसे प्रिंट स्ट्रीम क्लास भी चला सकते हो। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का प्रिंट एलन मेथड होता है जो कंसोल पे डेटा डालता है, बट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का प्रिंट एलन मेथड कंसोल पे डेटा न देके कहीं और दे दे, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको नेक्स्ट सेशन यानी कि कल आपको ये दिखाऊंगा कि मैं लिखूंगा system.out.println और आपका डेटा कंसोल पे नहीं दिखेगा, आपका डेटा फाइल में पहुंच जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना आप प्रैक्टिस करिए।